ये सब जो है चीन के प्रेशर की वजह से है। चीन का जो पॉलिसीज़ है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो तिब्बत में हो रहा है, उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ब्लैक आउट है। जो तिब्बती लोग जो तिब्बत में है, वो बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं वो सेंड कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। अभी चीन ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहे हैं, 60 गीगावाट। डरता है क्योंकि वो बिल्कुल। चीन ने पनिशमेंट करते हैं। ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो चीन की इंटरनल वो मामला है, इसकी वजह से हम यहाँ से दूर रहते हैं। हर बॉर्डर के सामने वो जो मिलिट्री टनल, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट सब बना रहे हैं। चीन सोचता है कि थोड़ा पैसा फेंक के और थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा तो तिब्बती लोग खुश होगा। तो चीन भी ऐसा सोचते हैं कि तिब्बत के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा तो वो तिब्बत पूरा कब्जा कर सकता है। जो नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली नेपाल है, वो जो भूटान है, एंड ऑल्सो इंडिया ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज वॉइस। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद एक बार फिर से वहां पर हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। कारण वही है चीन। और एक बार दोबारा से जो है नेपाल में कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि एक बार फिर से वहां पर जो है जल प्रलय आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस बार जो है चीन और नेपाल के बीच में मौजूद बैरियर लेक में एक बड़ी दरार आ गई है और वहां से जो है पानी का रिसाव शुरू हो चुका है। 72 घंटे का यहां पर अल्टीमेटम जारी किया गया है और साथ ही साथ ये अलर्ट घोषित किया गया है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है ये जो तटबंध है वो किसी भी समय ब्लास्ट करके पूरा फट सकता है और फिर एक बार कुछ वैसा ही विनाशकारी मंजर दिखाई दे सकता है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीन इसके लिए सीधे तौर से जिम्मेदार है? जवाब है हां। दुनिया भर के जितने विशेषज्ञ हैं जो इन मामलों को बहुत करीब से जानते हैं और समझ रहे हैं, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की उन लापरवाह रणनीतियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर लॉबशेंग यांगत्सो ला, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं और तिब्बत एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। इससे पहले कि हम बातचीत को थोड़ा सा उस नजरिए से लेके जाएं, चीन की तरफ लेकर के जाएं, आप थोड़ा सा मुझे यहां पर बताएं कि एक जो चर्चा यहां पर उठ खड़ी हुई है पाडांग माउंटेन टनल को लेकर के। पाडांग माउंटेन टनल जो है इस समय हिमालयन रीजन में सबसे बड़ा जो एक हाईवे टनल प्रोजेक्ट है चाइना का, उस पर चाइना बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसकी वजह से उस रीजन में किस तरह के डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहे हैं जो एनवायरमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है आगे। यस, ये जो आपने वो सही कहा, जो टनल जो है, पहले हमको ये जाना जरूरी है कि जो चीन ने जो तिब्बत में क्या कर रहा है, स्पेशली ऑन एनवायरनमेंट बेसिस। और दूसरा ये क्या है कि हमारा अभी सिचुएशन ये है कि चीन का जो पॉलिसीज है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो तिब्बत में हो रहा है, उसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे जाने के लिए, लोग वहाँ पे स्टडी करने का मौका नहीं है। तो ये वो हमारा अभी प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा जो आपने वो जो पतंगशा जो टनल जो बोल रहा है, जो क्योंकि हम अब जो तिब्बत का पूरा एनवायरनमेंट और सबको हम इकोलॉजी को देखा जाए तो ये जो है ना बहुत फ्रेजाइल और सेंसिटिव इकोसिस्टम है। वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे डैम बना रहा है, जो टनल बना रहा है, रोड बना रहा है, ये सब की वजह से एनवायरमेंटली बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो अभी जो नेपाल और तिब्बत के जो बॉर्डर में वो हो रहा है, वो एग्जाम्पल क्लियर है कि जो जितना भी क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उसके ऊपर चीन ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हम ये सब अभी प्रॉब्लम्स जो देख रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पूरा रीजन है ये हाईली सेंसिटिव जोन है,
यहां पर अगर आप इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं और ये जानते समझते हुए भी वहां पर इसको आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, आप फ्रीक्वेंटली टनल्स तैयार कर रहे हैं, आप वहां पर डैम्स का निर्माण कर रहे हैं बैक टू बैक, ये जानते समझते हुए भी कि आगे भविष्य में कितना खतरा हो सकता है और ये खतरा जो है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा भुगतेंगे चाइना और भारत जैसे देश, क्योंकि दक्षिण चीन का जो हिस्सा है वो पठारी भूभाग है। तो चीन को इससे ज्यादा रिस्क नहीं है, रिस्क है नेपाल और चाइना को। आप इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ये जोन जो है किस तरह का है और आगे भविष्य में किस तरह के बड़े खतरे इससे उठा सकते हैं यहां पर? हाँ जी सर, मैं एक वो जो केस के बारे में बताना चाहती हूँ, जो यालुंग चांगबो है, ये जो अ ब्रह्मपुत्र हम बोल रहे हैं, राइट? सो जब ये जो रिवर जो है, ये तिब्बत से आता है और इसके बाद इंडिया में अरुणाचल, असम और फिर बांग्लादेश में फ्लो करता है। जी। और अभी चीन ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहे हैं, 60 गीगावाट। ये बनाने के लिए वहाँ पे चीन ने 47 टनल बना दिया और 120 ब्रिजेस बना दिया। तो ये सब ये जो हो रहा है और उसके ऊपर अभी सर आपने बताया कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस जो है, हम ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी चीन ने तिब्बत को कब्ज़ा किया है। उसके वजह से जो भी वहाँ हो रहे है, चीन लोकल पीपल और ये सब के कंसर्न, बिना कंसर्न के ये सब बना रहे हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ब्लैक आउट है। जो तिब्बती लोग जो तिब्बत में है, वो बाहर इंफॉर्मेशन नहीं वो सेंड कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। और जो बाहर है, जो अपने फैमिली जो है तिब्बत में है, वो उसकी वजह से जो बाहर इंफॉर्मेशन भी है, वो लोग भी उसमें चर्चा करना बहुत डरता है, क्योंकि वो बिल्कुल। चीन ने पनिशमेंट करते हैं। तो ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और चीन ने सिर्फ पतंग टनल नहीं है, हर बॉर्डर के सामने वो जो मिलिट्री टनल, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सब बना रहे हैं। सो ये जो है ना, ये ऑल्सो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की इम्पैक्ट में भी है, क्योंकि ये जो ऐसा बड़ा वाला टनल बनाएगा तो ये जो मिलिट्री लोग भी यूज़ करेगा ना, तो उसके वजह से ये सब ऑल रिलेटेड। बिल्कुल। और तिब्बत की जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से पास्ट डिकेड्स में किस तरीके से चाइना ने उसको एक्सप्लॉइट किया है, ये दुनिया के सामने है। थोड़ा सा मैं इस विषय पर मैं बना रहूंगा और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा ही मानना सही रहेगा, या फिर तिब्बत में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने जिस तरीके से हिमालय की इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है? ठीक है, तो आपको क्या लगता है दोनों फैक्टर्स में से कौन सा ज़्यादा ठीक है इसमें? तो अभी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि जो तिब्बत और चीन नेपाल के बॉर्डर में ये जो फ्लड्स हो रहे हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स है। ग्लेशियर्स जो ये आउटबर्स्ट हो गया हो बोल रहे हैं। मगर ये भी ज़रूरी है कि हम सब ये जानना है कि चीन ने जो भी तिब्बत में ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ये सब भी उसकी एम्प्लीफाई करते हैं और ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके वजह से चीन जो तिब्बत में हो रहा है, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग, जो वहाँ पे लोग हैं, उसकी अपने विशेष वो बताने के लिए वो नहीं है। ये सब की वजह से नेचुरल डिजास्टर जो हम तिब्बत में अभी देखा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एट द सेम टाइम द ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट चाइना हैज ब्रॉट इन तिब्बत। ऑलराइट मैम। अच्छा, मेरा आप सवाल आपसे यहाँ पर ये भी रहेगा, आप क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, और जिस तरीके से तिब्बत को चाइना ने एक्वायर कर लिया और उसके बाद तिब्बत के जो लोग वहाँ पर रह गए, उनकी आवाज़ कभी दुनिया के सामने आ नहीं पाती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ की ज्योग्राफी को थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, जो साउथ चाइना है, तिब्बत को चाइना जो है साउथ चाइना कहता है तिब्बत को, और ये जो एरिया है ये उतना जो है मतलब एनरिच्ड नहीं है, मतलब नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है ये। तो यहाँ पर जिस तरीके से फ्रिक्वेंटली ये जो है निर्माण कार्य करवा रहा है, टनल्स बना रहा है, हाईवे बना रहा है, जैसा कि आपने बताया भी अरुणाचल की तरफ भी जो है तकरीबन 40 से ज़्यादा जो है टनल्स का निर्माण वो कर चुका है। तो हिमालयन रेंजेस वो रेंजेस हैं
जो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव जोन में आते हैं, वहां पर हमेशा हलचल होती रहती है। तो चाइना की तरफ से इस तरह की गतिविधियां जब वहां पर चल रही हैं, तो इससे नेपाल और इंडिया को खास तौर से किस तरह के बड़े खतरे हो सकते हैं? वो खतरे बताएं आप, किस तरह के डेंजर्स हैं भारत और नेपाल के लिए? खतरा है। एक ये जो है, जो तिब्बत में जो मेजर वाटर रिसोर्सेस जो है, सो तिब्बत में 10 मेजर वाटर रिसोर्स 10 जो है पूरा जो रिवर है वो डाउनस्ट्रीम नेशंस में आ रहा है। जैसे नेपाल में अभी हम देख रहा है, जो इंडिया में इंडस रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये सब डाउनस्ट्रीम इंडिया में भी फ्लो कर रहा है। और चीन ने इस ऊपर अपस्ट्रीम्स में डैम बना रहा है और इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र, देयर इज नो ब्रह्मपुत्र ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल, एंड आल्सो विद बांग्लादेश एज वेल। सो ये वहां पे अभी हम तिब्बत में प्रॉब्लम ये है कि एक टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज 2 times फास्टर देन द रेस्ट ऑफ अर्थ, है ना। टेम्परेचर वो राइज हो रहा है, वो उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उसके राइट। वजह से ग्लेशियर लेक और बर्स्ट हो रहा है। ये सब की वजह से अभी वहां पे टेम्परेचर की वजह से और जो क्लाइमेट की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है। तो ये जब सब तिब्बत में हो रहा है तो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट्स को जरूर आएगा, क्योंकि अभी हम नेपाल में देखा है, क्योंकि जो इंडिया का मेजर रिवर्स है वो सब तिब्बत से आ रहा है ना सर। तो उसके वजह से जो तिब्बत में हो रहा है वो डाउनस्ट्रीम नेबर्स वो इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे तिब्बत में अभी यानुंग संगो जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, एक एक साल वो 2024 और 2023 के टाइम पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो ऑल ऑफ अ सडन मडी हो गया, जो मडी हो गया वो जो मडी हो गया, मगर इंडिया की साइड से क्यों मडी हो गया, कैसा हो गया, उसके ऊपर वो जानकारी नहीं है, जानकारी एग्जैक्टली। नहीं है। जो इम्पैक्ट है वो कॉन्सिक्वेंसेस है वो डाउनस्ट्रीम जो असम है, अरुणाचल से वो लोग फेस करना पड़ रहा है ना। ऑलराइट मैम। अच्छा, इस बातचीत को मैं थोड़ा सा यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करता हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जो नेपाल है उसकी मित्रता चीन के साथ में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी जो फ्रेंडशिप है नेपाल की चाइना के साथ में लगातार हमने बढ़ते हुए देखा है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें जब चाइना कर रहा है नेपाल बॉर्डर के बहुत पास में, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाइना के, एम्बिशंस पूरे हो रहे हैं चाइना के, लेकिन जब डिजास्टर्स आते हैं तो इसका खामियाजा भुगतता है नेपाल। तो इज इट परफेक्ट टाइम टू रिटेलिएट टू द चाइना? क्या ये नेपाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि इस समय जो है चीन को एक ताकतवर जवाब देना चाहिए, पुख्ता जवाब देना चाहिए कि भाई तुम हमारे बॉर्डर के आसपास ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या अब वक्त आ गया है कि नेपाल को भी नहीं आंखें खोल लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि चीन जो है कितना बड़ा खतरा है और वो किसी का दोस्त नहीं है? सर ये सही है, आपने वेरी वेल सेड। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि दुनिया में चीन ने तिब्बत को कब्जा करके मोर देन 70 इयर्स हो गया, मगर जब दुनिया में तिब्बत के बारे में चर्चा करना के टाइम होता है तो कोई वो जो देश है वो तिब्बत के साथ खड़े होने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो चीन की इंटरनल वो मामला है, इसके वजह से हम यहाँ से दूर रहते हैं। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो गया। मगर अभी क्या हो गया है कि जो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, ये जो वो जो प्रॉब्लम्स जो है अभी हम नेपाल में देख रहा है, ये जो प्रॉब्लम है कहीं पे भी तिब्बत की बॉर्डर एरिया को कहीं पे भी वो जगह जी। में ऐसा फेस कर सकता है। तो इसलिए अभी ये इट इज अ राइट टाइम, इट इज अ राइट टाइम टू रेज द वॉइसेस ऑन द रियल इशू ऑफ तिब्बत, because बिल्कुल। right now whatever happens in Tibet has a implication, negative implication on the downstream and neighboring countries as well. इसलिए जो तिब्बत का इशू है, ये जो ऐसा मत सोचे कि चीन बहुत वो ताकतवर है और ये जी। चीन का इंटरनल मैटर है। ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो तिब्बत का जो नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली नेपाल है, वो जो भूटान है, एंड ऑल्सो इंडिया ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज वॉइस, ऑल्सो टॉक। And it is Tibet का जो problem है, this is a political issue and it has to have a political solution to have a very a safe environment, not only for the Tibetans but also for the downstream nations. तो सब के लिए, अपने फायदे के लिए तिब्बत के ऊपर चर्चा करना, तिब्बत को चाइना को अकाउंटेबल करना, वो सब का वो बहुत जरूरी होता है।
बिल्कुल। और हिमालयन रेंजेस जो है उसको जिस तरीके से अनस्टेबल कर रहा है चाइना, और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं हिमालयन रेंजेस की, जम्मू कश्मीर से लेकर के आप जो है अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएं, आप देखेंगे आप किस तरीके से वहां पर जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो चीन जो है किस स्वार्थ के जरिए इन तमाम चीजों को वहां पर जो है पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और इससे जो बढ़ता हुआ खतरा जो है उसका खामियाजा साल दर साल नेपाल और भारत जैसे देश भुगतते रहेंगे। अब 48 घंटे के भीतर जो है एक दूसरा जल प्रलय आने की चेतावनी दे दी गई है। इस बार जो है बैरियर लेक में जो है उसका जो पटबंध है उसमें क्रैक बताया गया है, वहां से पानी का रिसाव तेजी से शुरू हो गया है। अगर उसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो कभी भी वो फट सकता है। कई लाख क्यूबिक मीटर पानी जो है एक तेज बहाव के साथ आगे बढ़ सकता है। जो टाउन एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं उसके रास्ते में पड़ने वाले, वो पूरी तरीके से मरघट में तब्दील हो सकते हैं। बातचीत का क्रम अब हम अंत की तरफ लिए चलते हैं। मैम, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि आप दोनों ही एंगल से यहाँ पर बात कर रही हैं हमसे, एक नेचर के तरीके से भी और दूसरा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और वो उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, नेपाल और चाइना और इंडिया तीनों ही तरीके से। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जो पैदांगसांग जो टनल है, अब उसका निर्माण जिस तरीके से चाइना कर रहा है, अब उसको देखा जाए, उसकी हकीकत यह है कि उसकी आवश्यकता इस समय है नहीं। तो इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना आखिर काम क्यों कर रहा है? उसको किस बात का डर है कि भाई मेरे इलाकों पे कब्जा हो जाएगा, या फिर उसकी कोई पॉपुलेशन तो वहां पर है नहीं। पॉपुलेशन उसकी नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में रहती है, साउथ में इसकी पॉपुलेशन उतनी है नहीं। तो फिर इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहां पर चला क्यों रहा है ये? सर, ये क्वेश्चन सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि कई बार मैंने सुना है, मेरा जो बहुत सारा दोस्त इंडियन दोस्त है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि और तिब्बत में बहुत सारा अच्छा डेवलपमेंट है, चीन ने बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा सोच रहा है। तो इसकी वजह से जो लोग के दिमाग में ऐसा आता है ना, तो चीन पे ऐसा सोचते हैं कि तिब्बत के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा तो वो तिब्बत पूरा कब्जा कर सकता है। जी, तो उसके वो दिमाग से इस उस सोच से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। और एक ये है जो कि जो तिब्बत जो है वो अपने कब्जा में रखने के लिए, और जी, दूसरा ये है कि they are also not very secure when it comes to the border areas. जी, They are not very secure. इसलिए so they feel a threat on the जी, border areas as well. तो ये सब की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के, और जो तिब्बत में है, जो अभी तक मोर देन 170 टिबेटन्स हैव सेल्फ इमोलेट, अपना आप को वो खुद वो कुर्बान करके, वो सेल्फ इमोलेट करके वो तिब्बत की वो इशू वो आज़ादी के लिए या फ्रीडम के लिए वो किया है। तो ये सब जब तिब्बती लोग करते हैं तो चीन सोचता है कि थोड़ा पैसा फेंक के और थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा तो तिब्बती लोग खुश होगा। तो जब तिब्बती लोग खुश होगा तो चीन ने तिब्बत को पूरा अच्छे तरह से वो कब्जा कर सकता है। सो ये सब सोच की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट वी सी इन तिब्बत, बिकॉज पीपल आर दे आर नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। वहां पे वो फ्रीडम नहीं है, वो किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते, दलाई लामा के ऊपर बात भी नहीं कर सकते, फोटो भी नहीं रह सकते। सो वन टाइम at one side they are using economic power to control people, and on the other side they are using surveillance and control the people, and then not sharing information जो तिब्बत के अंदर जो है। अगर चीन ने सोचा कि इवन आफ्टर 70 years उसने चीन तिब्बत को कब्जा कर ऐसा सोचा होगा, तो देन दे शुड नॉट बी अफ्रेड। वो उसमें डरने के क्या बात है? जो बाहर की दुनिया लोग है वो तिब्बत में आने दो, और जो मीडिया वाला आने दो, और वो उसको खुद को देखने बिल्कुल, दो। जो तिब्बत में जो लोग होते हैं वो भी बाहर आने के लिए मौका चाहिए, मगर वो लोग नहीं कर सकते, बिकॉज दे नो दैट they have failed to occupy Tibet, and they have a fear that one day Tibetans will also stand up and then ask for the freedom and independence of Tibet. बिल्कुल। और तिब्बत को एक तरीके से खुली जेल बना रखा है चीन ने, और वहाँ का जो एक एक सिविल राइट्स होनी चाहिए, या फिर जो फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए,
या फिर आने जाने पर कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की मांगे पिछले कई दशकों से उठती रही हैं, लेकिन तिब्बत की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है। और यहाँ पर आपने इस बात को भी उठाया। अब यहाँ पर मैम एक मुझे जो है एक बड़े ही आश्चर्यजनक बात यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि इतने बड़े डिजास्टर के बाद जो एक्सपेक्टेशन यहां पर नेपाल से थी हम लोगों की कि नेपाल जो है रिटेलिएट करेगा, कम से कम एक इंटरनेशनल फोरम में जाएगा, वहां पर अपनी आवाज उठाएगा कि भाई चाइना की वजह से हमारे यहां पर इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, हमारे इतने लोग मारे गए, हमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ। नेपाल की तरफ से एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। नेपाल की तरफ से वो रिटेलिएशन क्यों नहीं है? क्या कुछ वजह है आप देख रही हैं इसको, इसके पीछे? ये जो जवाब है वेरी सिंपल, बिकॉज चाइना इज प्रेशरिंग नेपाल। जो नेपाल में चीन ने उसकी अपने पावर और कंट्रोल दिखाने वो दिखा रहा है, क्योंकि नेपाल को चीन हैज वो चाइना हैज आल्सो इन्वेस्ट अ लॉट, जो पे वहां पे मदद कर रहा है, पैसा दे लेकिन रहा है, लेकिन मैम द स्कूल फैक्ट बना रहा इज है। द फैक्ट इज कि ये एक बार का नहीं है ना। अगर यहाँ पर जिन वजहों से यहाँ पर जो है इस तरह का डिजास्टर हुआ है, जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, तो ये तो हर बार के लिए हो गया ना। नेक्स्ट ईयर हाँ जी, फिर हाँ आ जी, सकता है, फिर आ सकता है, हाँ जी, फिर आ सकता है। ये तो फ्रिक्वेंट होने वाली चीजें हैं ना। अब क्या नेपाल मेंटली प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए कि भाई आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करते रहिए और हमारे यहां पर जो है इस तरह से जो है डिजास्टर्स आप भेजते रहिए, हम उसको सहन करते रहेंगे? क्या नेपाल इस माइंडसेट में चला गया है? क्या आप ये कह रही हैं? क्योंकि अभी जो नेपाल में नया गवर्नमेंट आ गया, तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीन ने वहाँ पे तिब्बत में कर रहा है, वो उसका इम्पैक्ट नेपाल में हो रहा है। और अभी चीन का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और जैसे हम एक बार सोचेगा तो नेपाल में जो दलाई लामा का जो बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करने के लिए भी वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। तिब्बतीस लोग जो नेपाल में है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए भी वहाँ पे वो फ्रीडम नहीं है। अभी रिसेंटली अभी ये हो रहा है कि वहाँ पे तिब्बतन स्टडीज का कॉन्फ्रेंस नेपाल में होने वाला था। चीन के प्रेशर की वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने वो कॉन्फ्रेंस वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। और हम अभी मैं भी उसका कॉन्फ्रेंस के एक पार्टिसिपेंट हूँ, और हम अभी इस मॉर्निंग में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की है। सो ये सब जो है चीन के प्रेशर की वजह से है। मगर जी। अब वो टाइम है कि नेपाल को जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चीन की वो जो भी बोलते हैं उसमें सुनने रहेगा, तो जो नुकसान होगा वो नेपाली लोग होगा। वहां जो अपने खुद का जो वहां पे आदमी है, वहां पे जो लोग है, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट हो रहा है ना। जो अभी जो नेपाल का जो इशू है, अभी डिजास्टर जो फ्लड हो रहा है, ये बहुत जी। सिंपल का है। मगर नेपाल हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड and then raise question and raise voice, and then make China accountable. बिल्कुल, यहाँ पर जो है चीन की जो है जवाबदेही यहाँ पर बननी चाहिए। और क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आपके डेवलपमेंट की वजह से किसी दूसरे देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा। आप जिस तरीके से हिमालयन रेंजेस को लगातार खोदते जा रहे हैं, उसको लगातार आप खोखला करते जा रहे हैं, आप जिस तरीके से वहां पर जो है टनल्स पर टनल्स बनाए जा रहे हैं, आप बांध बना रहे हैं, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर लगातार बना रहे हैं, आप पहाड़ों को रिस्की तरीके से खोद करके वहां पर हाईवे और सड़कें आप बना रहे हैं, तो इसका खामियाजा भुगतेगा कौन? इसका खामियाजा चीनी लोग नहीं भुगतने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसकी ज्योग्राफी को समझें थोड़ा सा, तो चीन की जो रहने वाली जो रिहायशी आबादी है वो उत्तर की तरफ रहती है, पूर्व की तरफ रहती है। चीन में जो रिहायशी आबादी है वहां पर रहती है। दक्षिण भाग जो है चीन का वो पूरी तरीके से पठारी भूभाग है, वहां पर रिहाइश बहुत कम है। जो कुछ लोग रहते हैं वो तिब्बत कम्युनिटी के लोग हैं, वो तिब्बत के रीजन में रहते हैं। तो ऐसे में आपको इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आप बना क्यों रहे हैं? क्या आपके मन में भय है कि अगर आप वहां पर नहीं अपनी गतिविधि दिखाएंगे तो आपके ऊपर कब्जा हो जाएगा? विस्तारवादी नीति आपकी है, आप बदमाशी करते हैं, 14 देशों के साथ में आपकी सीमाएं रखती हैं, आप सबके साथ में पंगा लेके बैठे हुए हैं। तो चीन को कम से कम इस बात के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। और डॉक्टर लॉपशेंग यांगसोला मैम हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी इसी बात को उठाया कि चीन की अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलती हुई है, उसे अपनी गलती को मानना चाहिए। और नेपाल की तरफ से आश्चर्यजनक तौर से जो चुप्पी दिखाई दे रही है, जो साइलेंस दिखाई दे रहा है, वो साइलेंस उसको तोड़ना होगा। क्योंकि ये एक बार नहीं है, ये अनेकों बार का क्रम बन चुका है। अगले साल फिर से बाढ़ आएंगे, फिर से फ्लैश फ्लड आएगा, फिर से नेपाली लोग मारे जाएंगे, फिर क्या करोगे आप?
और कब तक इसको सहते रहोगे, कब तक सैक्रिफाइस करते रहोगे? कभी ना कभी आपको अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आप तमाम दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और डॉक्टर लॉबशेंग यांगत्सो मैम हमारे साथ जुड़ी थी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की एक्सपर्ट हैं और तिब्बत एनवायरमेंट की भी एक्सपर्ट हैं। अपनी जो राय है, अपनी जो एक्सपर्ट कमेंट्स हैं हमारे साथ शेयर कर रही थी। और मैम आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं जाए नहीं। इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।